हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन यानी सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। लेकिन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन से सॉल्व करने से पहले हमें मैथमेटिकल कुछ टर्म्स है उनको समझना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा इक्वेशन क्या है, उसके बाद हमें समझना पड़ेगा लीनियर इक्वेशन क्या है, और उसके बाद समझेंगे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या है। जिन इक्वेशंस की मैं बात कर रहा हूं वो इक्वेशंस आप 6, 7 और 8 क्लास से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। आपने 6 क्लास में ही लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीख लिया था, लेकिन वहां पर जो मेथड्स आपने पढ़े मैं उनको भी अभी डिस्कस करूंगा वो कौन से मेथड्स थे। उसके बाद 12th में भी आपने 2 मेथड्स को पढ़ा, उसको भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि वो मेथड्स क्या हैं और यहाँ आपको किस मेथड से सॉल्व करना है और वो आपके पहले मेथड के किस तरीके से समान है, इक्वल है, उसको भी यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन को समझते हैं। व्हाट इज इक्वेशन? इक्वेशन क्या होती है? एन एक्सप्रेशन विच कंटेनिंग वेरिएबल, कांस्टेंट एंड इनइक्वालिटी इज कॉल्ड इक्वेशन। यानी कि एक ऐसा एक्सप्रेशन, एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन जिसके अंदर कुछ वेरिएबल आए हों, कांस्टेंट आए हों और कुछ इनइक्वालिटी आई हो, इक्वल आया हो, प्लस आया हो, माइनस आया हो, कुछ ऑपरेशंस आए हो, उसे हम इक्वेशन कहते हैं। अब लीनियर इक्वेशन क्या है? अगर मान लीजिए आपकी जो इक्वेशन है उसके अंदर जो वेरिएबल हैं उनकी पावर सभी की 1 है, 1 पावर के वेरिएबल्स हैं, तो हम उसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं। लेकिन हम पढ़ना चाहते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या है पहले उसको समझते हैं, यानी सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ए सेट 2 और मोर इक्वेशंस, कोई एक सेट होता है जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा इक्वेशंस आती हैं, ईच कंटेनिंग 2 और मोर वेरिएबल्स, 2 और 2 से ज्यादा वेरिएबल्स भी होने चाहिए, 2 और मोर वेरिएबल्स whose values can simultaneously satisfy both और ऑल द इक्वेशंस इन ए सेट। यानी कि वो जो इक्वेशंस हैं उन इक्वेशंस में जो वेरिएबल की वैल्यू आ रही हैं वो वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करें और साइमल्टेनियसली करें। यानी कि जितने वेरिएबल्स हैं उन सबकी वैल्यू को एक साथ रखा जाए और इक्वेशन पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाए, तभी हम उस इक्वेशन को सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कहते हैं। द नंबर ऑफ वेरिएबल्स बीइंग इक्वल और लेस देन द नंबर ऑफ इक्वेशंस। यानी कि इसने क्या कहा, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, जो इक्वेशन के अंदर वेरिएबल्स आए हैं और जो नंबर ऑफ इक्वेशंस हैं या तो वो इक्वल होती हैं, या फिर वेरिएबल्स जो आपके नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं या तो वो इक्वेशंस के इक्वल होते हैं या फिर इक्वेशंस कम होती हैं, वेरिएबल ज्यादा होते हैं। उस तरीके की इक्वेशंस हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि अगर वेरिएबल ज्यादा हो और इक्वेशन कम हो तो उनकी वैल्यू नहीं आती है, उनकी वैल्यू भी निकल जाती है, उसको भी सॉल्व करने का तरीका है। लेकिन यहाँ पर जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, नंबर ऑफ इक्वेशंस हैं, या तो वो इक्वल आएंगी या तो फिर इक्वेशंस ज्यादा होंगी और वेरिएबल्स कम रह जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे इक्वेशंस आने वाली हैं जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट ध्यान देने वाली बात यह है, बड़ा कंफ्यूजन रहता है, 2 तरीके की इक्वेशन हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। अब सबसे पहले तो ये समझें कि जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये तो आप स्टार्टिंग से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि मान लीजिए a11x1, a12x2, a1n xn बराबर bn, b1, a21x1, a22x2 प्लस अप टू एंड सो ऑन a2n xn bn। मेरे पास नंबर ऑफ इक्वेशंस कुछ हैं। जैसे अगर मैं इस सिस्टम के अंदर देखूं तो x1, x2, x3, xn आर nth वेरिएबल एंड 1, 2, 3 and m यानी mth इक्वेशन। मेरे पास अभी n वेरिएबल हैं और n इक्वेशंस हैं। मे बी m और n बराबर हो सकते हैं, यहाँ पर ये कंडीशन बन रही है कि m और n बराबर भी हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि जो नंबर ऑफ इक्वेशंस हैं, जो आपकी नंबर ऑफ इक्वेशंस हैं m, वो बड़ा हो जाए n से, यानी कि नंबर ऑफ वेरिएबल से। तो ये कंडीशन भी हो सकती है। तो दोनों में से जो भी कंडीशन आएगी उसी सिस्टम को हम यहाँ सॉल्व करते हैं। जो सिस्टम आपके पास है उसको मैंने मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया, यानी द सिस्टम कैन बी रिड्यूस्ड इन ax इक्वल्स टू b।
यानी जो ax इक्वल टू b की फॉर्म में कन्वर्ट किया है। और स्टूडेंट कैसे कन्वर्ट किया कि ये आपके x1 के कोफिशिएंट हैं, ये x2 के कोफिशिएंट्स हैं, ये xn के कोफिशिएंट हैं, और मैंने कोफिशिएंट्स को कॉलम वाइज रख दिया है, जिससे आपकी एक मैट्रिक्स तैयार हो गई है। क्योंकि ये कोफिशिएंट से आया है तो इसीलिए इसका नाम रखा गया है कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ये एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। क्योंकि ये मेरे वेरिएबल्स हैं, ये वेरिएबल्स हैं, तो इसलिए ये अननोन वेरिएबल है, अननोन्स वेरिएबल। मैट्रिक्स ये भी एक मैट्रिक्स है, क्योंकि आप देखें तो 1 कॉलम n रोज और 1 कॉलम। ये मेरा बी पार्ट है, ये कांस्टेंट मैट्रिक्स है, कांस्टेंट मैट्रिक्स। ये भी एक मैट्रिक्स है लेकिन कांस्टेंट मैट्रिक्स है, जिसे हम बी कह रहे हैं। यही सिस्टम ax इक्वल्स टू बी की फॉर्म में होता है। अब ये बी की दो कंडीशंस हैं, ये बी 0 हो सकता है और ये बी 0 नहीं भी हो सकता है। दो कंडीशंस आ रही है। जो दो कंडीशंस आ रही हैं, इन इक्वेशन को सॉल्व करना आपने 6th क्लास, 7th क्लास और 8th क्लास में ही सीख लिया था, पढ़ लिया था। कैसे आपने पढ़ा, उसके कुछ डिफरेंट मेथड पढ़े हैं। वो मेथड्स क्या थे? सबसे पहला आपने मेथड पढ़ा कि अगर मान लीजिए आपकी इक्वेशन में केवल 2 ही वेरिएबल हैं, नंबर ऑफ इक्वेशंस भी 2 हैं, या नंबर ऑफ इक्वेशन 3 हैं पर वेरिएबल आपके 2 हैं, तो आप क्या करते थे कि ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन कर देते थे। फिर वो लाइन बनाते थे, ग्राफिक जैसे ही रिप्रेजेंट करते थे तो लाइन बन जाती थी। जहां भी लाइन एक पॉइंट पे कट कर जाती थी, आप कहते थे वो पॉइंट उन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा, यानी ये ग्राफिक मेथड था। उसके बाद आपने एक दूसरा मेथड पढ़ा जिसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। मतलब मान लीजिए आपके पास नंबर ऑफ इक्वेशंस 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, जितनी भी इक्वेशंस हैं, उनमें जितने वेरिएबल्स हैं एक एक की वैल्यू निकाल के उन इक्वेशंस के अंदर रखते जाना, यानी इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। उसके बाद आपने एक मेथड पढ़ा एलिमिनेशन मेथड। मतलब 3 इक्वेशन मान लीजिए आपके पास हैं या 2 इक्वेशन आपके पास हैं, उनमें से किसी एक वेरिएबल को रिमूव कर देना और पूरी इक्वेशन को किसी दूसरे वेरिएबल बचा के ले आना, उसे हम रिमूविंग मेथड कहते हैं, एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। एक और मेथड आपने पढ़ा इनवर्स मैट्रिक्स मेथड, ये आपने 12th क्लास में पढ़ा। यानी ये जो इनवर्स मैट्रिक्स मेथड होता था, इसमें आप क्या करते थे कि एक मैट्रिक्स होती थी, उसका इनवर्स फाइंड कर लेते थे, तो x इक्वल्स टू a इनवर्स b एक सिस्टम होता था जिससे आप इक्वेशन वेरिएबल की वैल्यू निकाल देते थे। उसके बाद आपने एक और मेथड पढ़ा, कुछ स्टूडेंट ने पढ़ा है, कुछ ने नहीं पढ़ा है, उसे हम कहते हैं क्रेमर रूल, यानी आपने क्रेमर रूल से भी इसको सॉल्व किया है। यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट, वो हमारे मेथड का नाम है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो सिस्टम कुछ इस तरीके से है, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। यानी जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया, वो 2 पार्टों में डिवाइड हुआ है। पहला पार्ट है नॉन होमोजीनियस और दूसरा पार्ट है होमोजीनियस। 2 सिस्टम हमारे यहाँ पे हैं, एक होमोजीनियस और एक नॉन होमोजीनियस। अब जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, उसमें 2 जो सिस्टम बने वो किस तरीके से बने कि हमारा जो सिस्टम है वो ax इक्वल्स टू b की फॉर्म में होगा। अगर b 0 के बराबर हो जाता है, मतलब सारे कांस्टेंट की वैल्यू अगर 0 के बराबर हो जाती है, तो सिस्टम इज होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, यानी वो सिस्टम होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन का सिस्टम होता है। लेकिन अगर b 0 के बराबर नहीं होता तो ऐसे सिस्टम को नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन का सिस्टम कहा जाता है। यानी सिस्टम 2 पार्टों में डिवाइड हो गया है, एक नॉन होमोजीनियस है, एक होमोजीनियस है। हम नेक्स्ट लेक्चर में होमोजीनियस को पढ़ेंगे और उसके नेक्स्ट लेक्चर में नॉन होमोजीनियस सिस्टम को पढ़ेंगे। यहाँ केवल हम एक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं ताकि हमें एक ओवरव्यू मिल जाए कि इस टॉपिक को किस तरीके से हमें पढ़ना है। तो एक बार देख लेते हैं, होमोजीनियस में b 0 के बराबर होता है और ये b 0 के बराबर नहीं होता। अब हम अगर स्टूडेंट बात करें होमोजीनियस की, तो होमोजीनियस के अंदर क्या होता है, ऑलवेज कंसिस्ट, ये हमेशा सोल्यूशन देता है। अगर मान लीजिए ax इक्वल्स टू b 0 के बराबर है, यानी होमोजीनियस सिस्टम है, तो ये सिस्टम आपको हमेशा ही सॉल्यूशन देता है, कंसिस्ट ऑलवेज, यानी ये सिस्टम आपको हमेशा ही सॉल्यूशन देगा। और सॉल्यूशन कैसे निकालना है, यहाँ पर जब हम मेथड को पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमें जो इस मेथड को पढ़ना है वो रैंक के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब हम क्या करेंगे कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमारा ax इक्वल्स टू b की फॉर्म में आया है, उसमें जो a मैट्रिक्स है, जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स की रैंक पता करेंगे। अब उस रैंक के ऊपर सॉल्यूशन डिपेंड करता है, यानी उसी ने इसीलिए कहा है
कि कंसिस्ट ऑलवेज, सॉल्यूशन हमेशा आएगा, लेकिन सॉल्यूशन दो तरीके का आता है। वो दो सॉल्यूशन क्या है? ट्राइवल सॉल्यूशन या फिर जीरो सॉल्यूशन कहा जाता है, और नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन यानी इनफिनिट सॉल्यूशन कहलाते हैं। अब सॉल्यूशन से क्या मतलब है? जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात की है, जो भी यहाँ सॉल्यूशन आएगा, सॉल्यूशन मतलब जो एक्स वाई जेड यानी x1 x2 x3 xn जितने वेरिएबल हैं उन सबकी जो वैल्यू आएंगी, जब वो हमारे सिस्टम को सेटिस्फाई करेंगी वो उसका सॉल्यूशन कहलाएगा। मतलब जो भी मैं यहाँ वैल्यू निकाल के लाऊंगा उससे मेरा ये पूरा सिस्टम सेटिस्फाई हो जाना चाहिए, चाहे वो इनफिनिट सॉल्यूशन से हो चाहे वो यूनिक सॉल्यूशन से हो। अब मान लीजिए कि मेरा सॉल्यूशन ट्राइवल आया। ट्राइवल का मतलब क्या है? अगर सिस्टम की रैंक और नंबर ऑफ अननोन्स, मतलब जिनकी मुझे वैल्यू पता करनी है, और सिस्टम की जो रैंक है, अगर दोनों आपस में इक्वल हो जाती है, बराबर हो जाती हैं, तो सिस्टम हैव ट्राइवल सॉल्यूशन। और ट्राइवल सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि ऑल दी वेरिएबल्स इक्वल्स टू जीरो, यानी सभी की वैल्यू जीरो के बराबर आती है, तभी हमने उसका नाम रखा है जीरो सॉल्यूशन। और ये केवल एक ही सॉल्यूशन होता है, केवल एक ही वैल्यू होती है सिस्टम की जो उस पूरे सिस्टम को सेटिस्फाई कर देती है, इसीलिए इसका नाम रखा जा रहा है यूनिक सॉल्यूशन, यानी ये यूनिक सॉल्यूशन है। अब मान लीजिए कि सिस्टम का सॉल्यूशन यूनिक नहीं आया। मतलब यूनिक नहीं आने का मतलब क्या है? कि मैट्रिक्स की जो रैंक है वो अननोन्स की संख्या से कम रह गई है। अगर मैट्रिक्स की रैंक कम है और अननोन्स की संख्या ज्यादा है तो सिस्टम है नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, यानी उसके इनफिनिट सॉल्यूशन होते हैं। इनफिनिट सॉल्यूशन का मतलब क्या है स्टूडेंट, उसको समझिए। इनफिनिट सॉल्यूशन का मतलब ये है कि इनफिनिट वैल्यूज हैं जो उस सिस्टम को सेटिस्फाई कर देती है। क्योंकि वो इनफिनिट वैल्यू है उस सिस्टम को जो सेटिस्फाई करेंगी, इसलिए उस सिस्टम का नाम, उस सॉल्यूशन का नाम रखा है इनफिनिट सॉल्यूशन। एक और भी दूसरा तरीका है स्टूडेंट नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का, जब b जीरो के बराबर नहीं होता। क्योंकि b जीरो के बराबर नहीं होता, और इस सिस्टम में हमने पहले भी ये मेथड्स पढ़े हैं। पहले भी जब हम मेथड्स पढ़ते थे तो स्टूडेंट आपने देखा होगा कि अगर 3x + 4y = 5 है और x + 2y = 3 है, तो जब आप इससे x को रिमूव करते थे या y को रिमूव करते थे, तो तब आप इसके अंदर भी तो वो ऑपरेशन देते थे जो आप यहाँ लगाते हैं, मतलब इक्वल्स टू वाले पार्ट को भी तो ऑपरेट करते थे। तो यानी हमें यहाँ पर जो ऑपरेशन देना है वो इसको भी देना होगा, इसको भी देना होगा। इसलिए यहाँ पर एक आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स डिफाइन की जाती है जिसे हम ए आर्गुमेंट बी कहते हैं। यानी यहाँ पर एक मैट्रिक्स डिफाइन होगी जिसको हम ए आर्गुमेंटेड बी कहते हैं, इसे हम आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स कहते हैं। अब इस मैट्रिक्स के ऊपर डिपेंड करता है हमारा सॉल्यूशन। अगर इस मैट्रिक्स की जो रैंक है वो हम फाइंड करेंगे, ए की भी रैंक आएगी, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक भी आएगी। अब यहाँ से भी दो सॉल्यूशन बन के आ रहे हैं, तो दो सॉल्यूशन क्या कह रहे हैं? सॉल्यूशन कंसिस्ट हो सकता है, सॉल्यूशन इनकंसिस्ट हो सकता है। इनकंसिस्ट मतलब नो सॉल्यूशन, सिस्टम कोई सॉल्यूशन नहीं रखेगा, उस सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा अगर वो इनकंसिस्ट है। लेकिन अगर वो कंसिस्ट करता है तो वो दो तरीके के सॉल्यूशन रखेगा, या तो सॉल्यूशन फाइनाइट होगा या तो सॉल्यूशन इनफाइनाइट होगा। फाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब क्या है स्टूडेंट? इसका मतलब ये है कि या तो वो यूनिक सॉल्यूशन रखता है और या तो वो इनफाइनाइट, मतलब एक से ज्यादा वैल्यू हैं जो उस सिस्टम को सेटिस्फाई करेगी, लेकिन सॉल्यूशन कंसिस्ट होता है। अब ये इनफाइनाइट और इनफाइनाइट हो जाना ये इसकी रैंक के ऊपर डिपेंड करेगा। इसकी रैंक के जो ऊपर डिपेंड करने वाला है उस सिस्टम को हम पढ़ेंगे जब हम ये लेक्चर पढ़ रहे होंगे नॉन होमोजीनियस